नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विपक्षी एकता को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार कल मुंबई जाने वाले हैं। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ललन सिंह भी मुंबई जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीएम एयरपोर्ट से सीधे मातोश्री जाएंगे, जहां पर मातोश्री में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होनी है। और सीएम नीतीश कुमार जो है वो मातोश्री से निकलकर शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान यानी कि सिल्वर ओक जाने वाले हैं। यहां शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद सीएम फिर मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है कि सीएम के इस दौरे पर देवेश चंद्र ठाकुर और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कपिल पाटिल भी मौजूद जो है रहने वाले हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुंबई में मुलाकात होने वाली है। अमित, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार से, ऐसे में इसे लेकर किस तरह की हलचल वहां नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पे राजनीतिक सरगर्मी जो है इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी बढ़ गई है। जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसके मुताबिक जो है कल 12 बजे करीब जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे नीतीश कुमार। उसके बाद वो सीधा मातोश्री जाएंगे, जहां पे उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जाएगी। और उस मुलाकात के बाद जो है दोपहर 2 बजे तक मातोश्री से निकलकर फिर शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान सिल्वर ओक जाएंगे और सिल्वर ओक से निकलकर सीधा एयरपोर्ट के रवाना होंगे। उनके साथ मैं आपको बताऊं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, देवेश ठाकुर जो सभापति हैं और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कपिल पाटिल जो महाराष्ट्र में रहते हैं, ये उनके साथ मौजूद रहेंगे। 2024 की रणनीति और जिस तरह से विपक्ष को एक करना है उसको लेकर जो है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में जो है नीतीश कुमार इन दोनों नेताओं को यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पटना आने का न्योता भी देंगे और शायद मीडिया से बातचीत भी कर सकते हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि बीजेपी और जो शिंदे है यहाँ जिनकी सरकार चल रही है, उन दोनों का साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी की लहर इतनी ज्यादा है कि इस विपक्षी एकता को जो है इस लहर में बहा ले जाएंगे और इस बैठक का जो है कुछ भी औचित्य नहीं होगा। तो कहीं न कहीं इस बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन कल के नीतीश कुमार के दौरे पर जो है सभी पार्टियों की खासा नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल। और शरद पवार को लेकर जिस तरीके से हाल के दिनों में अमित नजर आया है, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे आकर के इस विपक्षी एकता की मुहिम में हर कदम पर साथ दिया हो, ऐसा स्टैंड उनका दिखा नहीं है। कई मौके पर उन्होंने इसके खिलाफ भी कहा है कि हर बात सियासत के लिहाज से नहीं देखी जानी चाहिए। क्या ये माना जाए कि शरद पवार को इस गठबंधन में एक साथ रखना बहुत आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा? देखिए, शरद पवार बहुत ही अनुभवी नेता है, बहुत ही सीनियर लीडर हैं और ये कहा जाता है शरद पवार के बारे में कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। जेपीसी मांग की ही बात को आप ले लीजिए, यहाँ पर उन्होंने उसका विरोध किया था। उसके बाद हमने देखा सावरकर के मुद्दे पे जिस तरह से राहुल गांधी की भूमिका थी उसको भी उन्होंने कहा था कि इस भूमिका को नहीं रखना चाहिए। तो कई मुद्दों पे शरद पवार ने अपनी राय रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं और जिस तरह से अभी एनसीपी में हमने देखा कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी पार्टी उनके लिए एकजुट हो गई और जो कुछ लोग पार्टी में बगावत की बू आ रही थी उनको बहुत बड़ा झटका जो है शरद पवार ने दिया है। तो पवार के पावर को जो है खुद एनसीपी भी समझती है और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी समझते हैं। इसीलिए उनके इस्तीफे देने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक हर किसी ने उनसे फोन पे बात कर उनको समझाया कि 2024 के चुनाव को लेकर आपको बने रहना होगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे, नहीं तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। और इन सारी बातों को देखते हुए और पार्टी के कैडर की बात मानते हुए जो शरद पवार ने अपने पद को दोबारा ग्रहण किया, तो शरद पवार को साइड रखकर विपक्षी एकता नहीं बन सकती। बिल्कुल। और इस बात को अमित नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
सीएम नीतीश के झारखंड दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने 2024 को लेकर विपक्षी एकता पर निशाना साधा है, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने देश की सियासत को लेकर सीएम नीतीश की मुहिम को बेहद महत्वपूर्ण माना। की बैठक हुई थी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी शामिल हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए थे। उसी बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय के आलोक में यह तय हुआ था कि आपस में सामंजस्य को और बढ़ाया जाए। देखिए, जिस तरह के हालात पूरे देश में हो गए हैं, ये सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर भारत में लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाह को ख़त्म करना है, तो यही एक रास्ता है कि आगामी जो चुनाव 2024 का है, वह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और उस चुनाव की तैयारी विपक्षी नेताओं ने शुरू कर दिया है। लगभग जनता दरबार में मिल जा रहा है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है नियत समय पर, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। विकास, बिहार में विकास की रफ्तार जीरो हो गई है, धीमी हो गई है, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। बिहार के लोगों का बहुमूल्य समय वो खराब कर रहे हैं इधर उधर भटक करके। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तो आपको भी मालूम है वहां कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता जो है, अपने विश्व के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मन से चाहती है, दिल से चाहती है। नरेंद्र भाई मोदी सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता हैं। तो देश में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार का समय माननीय मुख्यमंत्री जी खराब कर रहे हैं। तमाम नेताओं ने, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, सभी लोगों ने अपनी बहुत मजबूत सहमति विपक्षी एकता को लेकर के दी है। और हमारा मानना, स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से बिहार में हमने विपक्षी एकजुटता दिखाया है, विपक्षी एकता मजबूत हमारी हुई है और बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। अगर ये बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा तो 2024 में हम तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर के बीजेपी की निरंकुशी, तानाशाही, बहरी गूंगी अंधी सरकार को अपदस्थ करने में हम निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। द केरला स्टोरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है और सुनवाई शुक्रवार 12 मई को होगी। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगी हुई है। 2 राज्यों में बैन से रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि पहले 15 मई को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन याचिकाकर्ता की अपील को देखते हुए सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख को तय कर दिया गया है। तो द केरला स्टोरी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में भी बैन लगाने की मांग कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बिहार में बैन लगाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी फिल्म की मानसिकता से देश को खतरा है। ऐसी फिल्म देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालती है। वहीं आरजेडी ने भी बिहार में इस पर बैन लगाने की मांग की, जबकि बीजेपी ने इस फिल्म को आंख खोलने वाली फिल्म बताया है। देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म या साहित्य जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा हो, जिससे झूठ फैलता हो और संदेह की स्थिति पैदा होती हो, प्रतिबंधित होना चाहिए। इसलिए इस फिल्म को भी सरकार प्रतिबंधित करे, क्योंकि इस देश को खतरा इस तरह की मानसिकता से है। ये मानसिकता देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। ऐसी फिल्में कभी भी स्वीकार नहीं हो सकते। इसलिए जो भाजपा फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत फिल्मों के माध्यम से अपने राजनीतिक लाभ का एक माध्यम बना रही है। कोई भी चलचित्र या धारावाहिक मनोरंजन के लिए होते हैं। इनकी कहानियां या तो काल्पनिक होती हैं या सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। जहां तक द केरला स्टोरी की बात है, अगर सिनेमा में दिखाई गई कहानी सत्य है तो यह बेहद गंभीर मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। गृह मंत्रालय के यह फेलियर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब भाजपा के लोग इस पर ओछी और गंदी राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार के सामने लोग तरह तरह की मांग रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की हमेशा विचारधारा रही है कि कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
कभी भी तनावपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो गया है आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को, जेडीयू के लोगों को, इनकी मति भ्रम हो गई है। जहां तक केरला इतनी बड़ी मैसेज दे रही है, राष्ट्रभक्ति का दीप जला रही है, लोगों के अंदर मोटिवेशन ला रही है, ऐसे फिल्म को बैन करने की वकालत करने वाले लोग शायद उस देश के एकता और अखंडता से, सेंटिमेंट से नफरत करते हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केरला में घटी घटना की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लव जिहाद के मामले में माताओं और बहनों को ये फिल्म जागरूक कर रही है। पूरे देश के सामने आनी चाहिए किस प्रकार से एक लव जिहाद के माध्यम से हमारे बहनों को किस प्रकार से एक माहौल बनाकर एक तरह का पूरी तरह से उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक असर डालकर उन बहनों के साथ जिस प्रकार का खेल चलता है, इस पूरे विषय पर ये पिक्चर बहुत ही जागरूक करने वाला है। और मेरा मानना है कि सभी राज्य सरकारों को इस पिक्चर को टैक्स फ्री करना चाहिए। वहीं शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी को जिम्मेवारी दी गई है। आधिकारिक रूप से आयोग को पत्र भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को इसे लेकर अधिसूचित किया है। कुल 1,78,026 पदों पर आयोग बहाली करेगा और बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब आयोग जल्द ही इसे लेकर एक सिलेबस जारी करने वाला है। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होने के बाद अधिसूचित किया गया है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। रजनीश, इस पूरे अगर खबर की बात करें तो अब आधिकारिक रूप से पत्र का भेजा जाना, क्या ये माना जाए कि बहाली की दिशा में एक और बढ़ता हुआ कदम है? बिल्कुल विभा, देखिए कैबिनेट से सीटों पर मोहर लगने के बाद इंतजार में था बीपीएससी, क्योंकि आधिकारिक रूप से अब तक सूचना नहीं मिली थी बीपीएससी को, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी अधिसूचित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बीपीएससी को आधिकारिक रूप से अब अधिकार मिल गया है कि वही बहाल करेगा। तो आयोग अब पूरी तैयारी में है और बता दें 1,78,026 पदों पर बहाली होनी है क्लास 1 से लेकर 12 तक के टीचरों की। तो ऐसे में लगातार एक तरफ विरोध भी चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कल साफ कर दिया कि नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ना ही कोई बदलाव किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो नियमावली बनाई गई है उसी आधार पर अब बहाली निकलेगी। और कुल मिलाकर ये कहें कि अब रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है जिलों के आधार पर। उसके बाद अब जितनी भी सीटें हैं जो जिलों को आवंटित की गई है उसके आधार पर बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है कि 15 मई तक यानी अगले 5 दिनों के अंदर बीपीएससी जो है वो सिलेबस जारी करेगा कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितना पूर्णांक होगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो जो अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी, वो इंतजार में है कि अब उनकी बहाली शुरू हो। इस माह के अंत तक यानी मई के अंत तक जो है कहा जा रहा है कि बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है और एक साथ जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो लाखों अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी, वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जाम की भी तारीख की घोषणा की जाएगी। विभा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां पारा मेडिकल छात्र दूसरे दिन भी प्रदर्शन अपनी तरफ से कर रहे हैं। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करने की मांग ये तमाम स्टूडेंट्स करते हुए, जिसमें एग्जाम कंट्रोल की नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ये छात्र। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार को पारा मेडिकल छात्रों की तरफ से अब चेतावनी भी दे दी गई है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल पर ये सभी पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाएंगे। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका किस रूप में असर पड़ सकता है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से, जहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पारामेडिकल छात्र और छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल पारामेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के ओपीडी को बंद कर हॉस्टल के साथ साथ सुरक्षा और सत्र को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुबह 8 बजे से ही ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। छात्र छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है और प्राचार्य के कार्यालय का घेराव किया। छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं और सरकार से छात्राओं की सुरक्षा के साथ
सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। अदर स्टेट के यहाँ लोग आ रहे हैं, राजस्थान से, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, हिमालय से, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। बिहार के लोग बेरोजगार हैं, दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो क्या बिहार के लोग बेरोजगार ही रहना चाहते हैं? और बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम लगातार नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है एवं पैरामेडिकल काउंसिल का गठन न होने से 2 साल का सेशन 5 साल विगत 6 वर्षों में हो रही है। की सबसे बड़ी ये चीज है कि हमारा काउंसिल का गठन हो। काउंसिल गठन नहीं होने की वजह से हम लोगों का जो फ्यूचर है वो सीमित होकर रह गया है। हम चाहते हैं कि हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जाके जॉब कर सकें, लेकिन काउंसिल नहीं होने की वजह से हम सिर्फ बिहार तक सीमित है। और बिहार में क्या नियुक्तियां हैं ये किसी से छुपी नहीं है। हम पैरामेडिकल के छात्र हैं, हम जाना मजदूर नहीं है। हम लोगों की सुविधा अनुसार एक हॉस्टल चाहिए और स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में चाहिए, क्योंकि लड़कियों को हर चीज में प्रॉब्लम है। ना हम लोग को यहाँ पे हॉस्टल मिला है और हम लोग बाहर रहते हैं और हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। हर समय हम लोगों को डर बना रहता है कि कुछ हो ना जाए। हम लोगों को रात में हम लोग ड्यूटी करने आते हैं, रात में लड़कियाँ ड्यूटी करने आती है। अगर हॉस्टल रहेगा तब ना सुविधा मिलेगी। ऐसे वहीं भागलपुर में पैरामेडिकल के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। JLNMCH कॉलेज के गेट के पास छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। छात्रों की मांग है कि लंबित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए, साथ ही छात्र और छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार। अपनी मांगों को लेकर भागलपुर में पैरामेडिकल के छात्र सड़क पर उतर आए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के गेट के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि पैरामेडिकल छात्रों का सत्र जो है वो नियमित किया जाए, साथ ही लंबित परीक्षाफल प्रकाशित किया जाए। बहुत सारी मांगे हैं इन लोगों की। क्यों आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई सड़क पर उतरने की? हम लोग कितने बार जो है ना मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को जो है ना बहुत बार पत्र भी लिखा जा चुका है। कितने बार हम लोग ने गुहार लगाया है कि हम लोग का सत्र नियमित किया जाए और स्टाइपेंड की जो व्यवस्था किया गया 1500 रुपया पर मंथ वो दिया जाए। और हम लोग का हॉस्टल का छात्रावास का भी व्यवस्था नहीं है जो कि उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद हम लोग को पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे कि हम लोग का हर साल प्रत्येक साल स्वचालित रूप से जो है ना वैकेंसी आए। ये सब का भी हम लोग का डिमांड है। और हम लोग का ये विशेष है कि हम लोग जो है ना सेशन जो है ना हम लोग का बहुत 2 साल का कोर्स 5 साल में किया जा रहा है। मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो क्या कीजिएगा? अगर मांगे हम लोग का पूरी अगर नहीं होगी तो हम लोग अनशन धरना पर बैठे ही रहेंगे। मार्च ये हमेशा चलते रहेगा। अगर आज ही पूरा लिखित आश्वासन हम लोग को मिल जाता है तो ठीक है। अगर हम लोग को लिखित आश्वासन आज नहीं मिला तो कल हम लोग OPD भी बंद करने वाले हैं हॉस्पिटल का। अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो हम लोग पूरे बिहार में अनशन पे हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छात्रों की मांग है कि सत्र को नियमित किया जाए और साथ ही जो लंबित परीक्षा प्रकाशित फल हैं उसे प्रकाशित किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।